अगला जो पोर्शन है तुम्हारा उसमें सवाल नोट डाउन करो। व्हाट डू यू मीन बाय एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, व्हाट इज़ इट्स कॉज। ठीक है, पहले तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या है उसको डिफाइन करिए। ठीक है, बताइए कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या है और उसका कॉज क्या है। ठीक है, ये चीज़ें ये अपने को मार्किंग कर लेनी है, फटाफट मार्क करो। ये हो जाएगा तुम्हारे पास एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, उसका मीनिंग ये है, ये यहाँ से यहाँ तक ये वाली मार्किंग करो फटाफट। और इसका कॉज ये है, इन एटमॉस्फियर वी हैव एयर लेयर्स हैविंग डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज़। ठीक है क्या, एंड व्हेन लाइट रेज पास थ्रू द एटमॉस्फियर हैविंग एयर लेयर्स ऑफ डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज देन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस। ठीक है, ये इसका कॉज हो गया। ठीक है भाई, अपने पास एक ही एटमॉस्फियर में बहुत सारी लेयर ऑफ एयर्स हैं। ठीक है क्या, और जैसे जैसे तुम एटमॉस्फेयर में जैसे जैसे तुम एक्चुअल में अर्थ की सरफेस के नज़दीक आते जाते हो वैसे वैसे ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ती जाती है। यहाँ देखो ये चीज़ ध्यान में रखना, इंक्रीजिंग ऑप्टिकल डेंसिटी। ठीक है क्या, ये चीज़ इंक्रीजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से उसका मीनिंग है। ठीक है क्या, किसी मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी अगर ज़्यादा है इसका मतलब तुम ये कहते हो कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है करके। ठीक है क्या, ये ध्यान में रखना। ये पहला सवाल हो जाता है तुम्हारे पास। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया डिफाइन और उसका कॉज, ये हो गया तुम्हारे पास पहला सवाल। दूसरा, उसमें 3 गिव रीजंस है स्टैंडर्ड, बहुत ही स्टैंडर्ड। पहला, वाई डू स्टार्स ट्विंकल। दूसरा, वाई द स्टार्स सीम हायर देन दे एक्चुअली आर। ठीक है, और तीसरा, ये बहुत ही स्टैंडर्ड से गिव रीजंस है 3। और उसके बाद ये प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, ये वाला समझेगा, ये भी एक रीज़न है। तो वो इसी में आ गया है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स में ही आ गया, वो उसका सब एक गिव रीज़न है, छोटा सा गिव रीज़न है। तो इसका रीज़न पहले अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स में देखो होता क्या है, इस डायग्राम को पहले देखो समझो। ठीक है, वो क्या रहा है बेसिकली, जैसे अगर मान लेते ये स्टार है। ठीक है, तो लेट से उससे अगर कोई लाइट रे आ रही है। ठीक है क्या, और उसका मान लेते हैं रिफ्रैक्शन हो गया ऐसा, तो अब फिर वो तुमको कहाँ पर दिखाई देगा बोलो, ऐसा तुमको लगता है कि वो यहाँ पर है करके। ठीक है क्या, तुमको ऐसा लगेगा ना, ये वाली जो लाइट रे है ये तुम्हारी आँखों के अंदर जा रही है। ठीक है, तुम्हारी आँखों में ये वाली लाइट रे जा रही है, तो तुमको कैसा लगेगा। ठीक है, यू तुमको कैसा लगेगा कि लाइट रेस कहाँ से आ रही है, ये यहाँ से आ रही है कहीं पर, समझ आएगा। तो द स्टार अपीयर्स टू बी हायर देन इट एक्चुअली इज़। ठीक है, अपीयर्स टू बी हायर। ठीक है, के बाद ये उसकी एक्चुअल हाइट है, एक्चुअल हाइट है, और ये इसकी एपरेंट हाइट है। क्लियर है क्या, एपरेंट हाइट। ठीक है बात। तो ऐसे तो मैंने जो ये रिफ्रैक्शन अभी तुमको करके दिखाया है, ऐसी मॉलिक्यूलर लेवल पर अनगिनत ऐसी लेयर्स हैं बीच बीच में, समझेगा, एटमॉस्फेयर पूरा भरा हुआ है ऐसी लेयर्स से। तो ऐसे रिफ्रैक्शन की वजह से, ऐसे बहुत सारे मल्टीपल रिफ्रैक्शंस की वजह से, अनगिनत ऐसे मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से जो अमाउंट ऑफ लाइट रे है कमिंग फ्रॉम द स्टार्स, दिस अमाउंट ऑफ लाइट रे एक्चुअली वेरीज। ठीक है, जो लाइट रेज एक्चुअल में तुम्हारी आंखों के अंदर घुस रही है। ठीक है क्या, वो उसका अमाउंट एक्चुअल में वेरी कर रहा है। तो इसीलिए जो इंटेंसिटी है, जो ब्राइटनेस है स्टार्स की, वो वेरी करती हुई तुमको दिखाई देती है। ठीक है, देखो जिस टाइम पर जैसे मान लेते हैं एक लाइट रे ये वाली अभी तुम्हारी आंखों के अंदर घुस रही है, और किसी एक टाइम इंस्टेंट पर मान लेते हैं नई अगर अंदर जा रही रहेगी, फिर तो जब नई जारी रहेगी तब उस टाइम पे स्टार थोड़ा सा डिम दिखेगा। ठीक है, तो जो ब्राइटनेस है, ठीक है, या फिर मैं कहूँ जो अमाउंट ऑफ लाइट रेज entering your eye varies, as a result of which intensity या फिर brightness, ऐसा तुम कहो, brightness of star varies। ठीक है, तो कुछ समय पर वो तुमको ज़्यादा ब्राइट दिखता है, कुछ समय पर वो तुमको कम ब्राइट दिखता है, इसीलिए तुमको ऐसा लगता है कि वो टिमटिमा रहा है। ठीक है, के बाद वो ट्विंकल कर रहा है। क्लियर है चीज़, तो इसका रीज़न नोट करेंगे अच्छे से, यहाँ पर मार्क करो। इसका रीज़न ये ऐसा लिखोगे, द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, यहाँ से लेकर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट, और फिर यहाँ से पॉइंट नंबर 2 द कंटिन्यूसली चेंजिंग एटमॉस्फियर से लेकर ये पूरा, ठीक है, ये पूरी मार्किंग कर लोगे तुम इसका। ये पहला पॉइंट हो गया और ये दूसरा पॉइंट हो गया। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो गया तुम्हारे पास। ठीक है, अच्छा, इसके बाद एक प्लैनेट तुमको एक्चुअली में ट्विंकल करता हुआ नहीं दिखाई देता, स्टार दिखाई देता है। इसका रीज़न जैसा तुम्हारी बुक में दिया है वही मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है, सही भी दिया है वैसे। तो
बेसिकली जो डिस्टेंस है तुम्हारी किसी एक स्टार से, समझेगा, वो काफ़ी दूर है, तो उसको तुम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह कंसिडर कर सकते हो। जैसे ये अगर मैंने एक स्टार अगर माना तो ये इसको मैं एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह कंसिडर कर सकता हूँ, लेकिन ड्यू टू कंसिडरेबली लार्जर डिस्टेंस बिटवीन यू एंड द प्लैनेट तुम उसको एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह नहीं ले सकते। पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलने का मतलब उसको तुम ऐसा नहीं ले सकते कि जिसके कोई डायमेंशंस ही नहीं है। अब क्योंकि स्टार तुमसे इतना ज़्यादा दूर है तो उसको तुम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। बट किसी प्लैनेट को जिसकी की दूरी एक स्टार से कंसिडरेबली कम है, ठीक है, तो उस केस में उसको हमें बहुत ही कलेक्शन ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट्स की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। उसको हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ट्रीट नहीं कर सकते। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट्स की तरह उसको तुम्हें ट्रीट करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे ये पॉइंट ऑब्जेक्ट से मिलकर एक कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट की तरह उसको ट्रीट करना पड़ेगा। बहुत सारे इसमें पॉइंट ऑब्जेक्ट्स हैं ऐसा। तो अब होगा इसमें ये कि अगर मान लेते हैं लेट्स से ये डार्क हो गया, मान लेते हैं ये किसी एक इंस्टेंट पर ये वाला जो स्पॉट है, ये वाला जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये तुमको डार्क दिख रहा है तो ये वाला वाइट दिखेगा, ये वाला मान लेते हैं फिर ब्राइट दिख रहा है, समझेंगे। लेट्स से ये वाला तुमको ब्राइट दिख रहा है, ठीक है, ब्राइट के लिए मैं ब्लू यूज़ कर लेता हूँ। ये तुमको ब्राइट दिख रहा है, ये वाले स्पॉट्स तुमको ब्राइट दिख रहे हैं, और ये वाले स्पॉट्स लेट्स से तुमको डार्क दिख रहे हैं, क्लियर। ये वाले स्पॉट्स मान लेते हैं तुमको डार्क दिख रहे हैं। तो एक्चुअल में होगा ये कि जो ब्राइट वाले स्पॉट्स हैं वो एक्चुअल में ऑन एन एवरेज जो डार्क वाले जितने स्पॉट्स हैं उनका इफेक्ट को नलीफाई कर देते हैं, ठीक है। ये वो स्पॉट्स हैं जिनकी लाइट रेज अभी इस इंस्टेंट पर तुम तक नहीं पहुंच रही है, और ये वो स्पॉट्स हैं जिनकी लाइट रेज अभी तुम तक तुम्हारी आंखों तक पहुंच रही है, ठीक है। बात तो आपस में अगर तुम एक एवरेज निकालो तो ओवरऑल जो ब्राइटनेस है किसी एक प्लैनेट की वो समान ही बनी हुई रहेगी, समझिएगा। तो इसका जो मुख्य रीज़न है वो ये कि प्लैनेट के तुमसे कम दूरी पर होने की वजह से जो ओवरऑल जो उसकी एवरेज ब्राइटनेस है वो कैसा डज नॉट चेंज, एवरेज ब्राइटनेस डज नॉट चेंज, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना है, एवरेज ब्राइटनेस डज नॉट चेंज, ये बात तुमको अपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। अच्छा, तो ये इसका मार्क कर लेते हैं, इसका रीज़न मार्क कर लेते हैं यहाँ पर क्विकली। ये हो जाता है तुम्हारे पास, ये यहाँ से यहाँ तक, ये तुम पूरा ये वाला पूरा मार्क कर लेना, ये यहाँ से यहाँ तक ट्विंकल तक पूरा मार्क कर लेना, ये यहाँ से यहाँ तक मार्किंग हो गई, ठीक है। बात ये यहाँ से यहाँ तक मार्किंग कर लेना, क्लियर है, ठीक है। फिर अब इसके बाद अगला जो रीज़न आता है वो ये कि भाई स्टार्स सीम एक्चुअली हायर देन दे एक्चुअली आर। आपने को स्टार ऐसा लगता है कि कहीं यहाँ पर है और जबकि वो होता है एक्चुअल में कुछ नीचे है, समझेंगे। तो उसमें ये तो अपन ने ऑलरेडी देख ही लिया अभी, ये अपेरेंट हाइट और जो एक्चुअल हाइट है उसमें, ठीक है। तो उसको मार्क कर लो, उसका रीज़न मार्क कर लो यहाँ पर क्विकली। लाइट फ्रॉम अ स्टार से लेकर, ठीक है, पहले तो डायग्राम बना लेना फटाफट, और फिर ये पूरा यहाँ से यहाँ तक मार्किंग कर लेना, ठीक है। ये इसकी आंसर मार्किंग हो गई। अच्छा, इसके अलावा ये जो एडवांस सनराइज़ और डिलेड सनसेट का जो फंडा है वो देखो कैसा है। जैसे होराइजन पहले तो समझो किसको बोलते हैं करके, क्षितिज में बोलते हैं उसको, क्षितिज, समझिए, क्षितिज, क्षितिज, ठीक है। ये होता है होराइजन, ठीक है। मैं खाली इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन नहीं कर रहा हूँ इसमें। जैसे अगर तुम किसी भी एक पॉइंट पर खड़े हो तो ये तुम्हारा होराइजन रहा, जो टेंजेंट वाली लाइन रहती है ना उसको कहते हैं होराइजन, ठीक है। अच्छा, अब देखो अगर मान लेते हैं सन, अगर मान लेते हैं लेट्स से यहाँ पर है, ठीक है, ये होराइजन के ऊपर है, तो सन ऑलरेडी उग गया है, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पर अगर सन है तो सन अभी डूबा हुआ है, ये तुम समझो, समझेगा। सन का उगना और उसका डूबना, सनराइज़ और सनसेट इसको बोला जाता है। होराइजन के जब नीचे रहता है सन तो उसको बोला जाता है सनसेट, ठीक है। एक बात ये ध्यान में रखना। तो यहाँ तुम देखो जैसे जैसे लाइट रेज यहाँ से यहाँ जा रही है, जैसे जैसे अर्थ की सरफेस की तरफ तुम एक्चुअल बढ़ोगे तो जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो कैसा बढ़ती जाएगी, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना। जो कर्वेचर बनेगा तुम्हारा लाइट रेज का, जैसे सन से अगर एक लाइट रे ऐसी अगर निकल रही है तो कैसा होगा बोलो, रेयर टू डेंसर में जाने की वजह से ऐसा वो बेंड करेगी, ठीक है। तो जो कर्वेचर बनेगा तुम्हारा वो कुछ ऐसा बनता है, ठीक है, ऐसा कुछ कर्वेचर बनेगा, ठीक है। यहाँ बहुत सारे मल्टीपल लेयर्स हैं तुम्हारे पास, बहुत सारे मल्टीपल लेयर्स हैं, ठीक है, ऐसे एटमॉस्फेरिक है। तो उसमें जैसे जैसे तुम अर्थ की सरफेस के नज़दीक जाओगे वैसे वैसे लाइट का कर्वेचर कुछ इस तरह से टर्न होगा, ठीक है। ये बात ऐसा रहेगा कुछ। तो इसकी वजह से यहाँ देखो जो लाइट रेज की जो मैं पाथ बना रहा हूँ कैसी है, जैसे अभी यहाँ पर जब सन है, यहाँ पर जब सन है, ठीक है, बिलो द होराइजन जब है यानी सन अभी डूबा हुआ है, ठीक है। ये तुम्हारी अर्थ हो गई, ये तुम्हारा होराइजन हो गया, ठीक है भाई। तो लेट से ये अपना सन है, ठीक है, इससे बना रहे रेड से बना लेता हूँ, ठीक है। सन अभी मान लेते डूबा हुआ है, तो होगा क्या, जो सन से जो लाइट रेज निकलेगी पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करो उसको, ठीक है, दूर थोड़ा सा ऐसा, ये सन हो गया तुम्हारा।
तो यहाँ से जो लाइट रेज ऐसी यहाँ पर पहुँच रही है, ठीक है। अभी सन देखो डूबा हुआ है, पर फिर भी उसके द्वारा निकली गई लाइट रेज तुम तक पहुँच जा रही है। यहाँ पर तुम हो, समझेंगे। तो जहाँ पर भी तुम रहोगे वहाँ पर वो तुमको होराइजन खींच लेना है, समझेंगे। ये वाला डायग्राम तुम्हारे एस में भी बना हुआ है, बट उसने थोड़ा सा मैथमेटिकली एक्सप्लेन नहीं किया है, ठीक है। तो ये जो लाइट रेज अभी जो सन से तुम तक पहुँच रही है, ठीक है, इसकी वजह से सन तुमको दिख गया, समझेंगे। सन तुमको कहाँ पर दिखाई देगा, कुछ यहाँ पर दिखाई देगा अबव द होराइजन, समझेंगे। यहाँ पर कहीं कुछ ना कुछ दिखाई देगा, क्लियर है क्या। एपरेंट पोजीशन सन की तुमको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी, जबकि सन तो एक्चुअल में होराइजन के नीचे है, फिर भी वो तुमको दिख जाएगा, क्लियर है, बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ओनली, क्लियर है। अब यहाँ से यहाँ तक सन को चढ़ के आने में 2 मिनट का समय लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब सन है तब तो उसके द्वारा जो लाइट रेज निकलेगी वो तुम तक नॉर्मल इंसिडेंस के थ्रू पहुँचेगी ही पहुँचेगी। यहाँ पर भी जब सन है तब भी वो तो पहुँचेगी ही पहुँचेगी, लेकिन सन को तुम ड्यू टू कर्वेचर, ठीक है क्या, ऐसे नहीं देख पाते, ऐसे नहीं देख पाते। ऐसे देख पाने की एक लिमिट है, समझे क्या। वो जो लिमिट है वही होराइजन है, क्या बोल रहा हूँ, क्लियर है क्या। तुम सन को ऐसे नहीं देख सकते, ये लाइन ऑफ साइट ये पॉसिबल नहीं है तुम्हारा। ये मतलब अर्थ को छेदते हुए तुम लाइन ऑफ साइट नहीं बना सकते। यहाँ देखो, ध्यान देना, ठीक है। ये तुम ध्यान देखो, जो तुम्हारी जो लाइन ऑफ साइट रहेगी ये उसका लिमिटेशन है। तुम ऐसा यहाँ से ऐसा छेदते हुए लाइन ऑफ साइट नहीं बना सकते। सन जैसे यहाँ पर है ना, तो वो छेदते हुए तुम नहीं बना सकते। हाँ, लाइट रेज अगर घूम कर ऐसे जा रही है ड्यू टू रिफ्रैक्शन, तो वो सन तुमको दिख जा रहा है, समझे, क्लियर है बात। तो ये लाइन ऑफ साइट तुम्हारी ये पॉसिबल नहीं है ड्यू टू कर्वेचर ऑफ अर्थ। यहाँ तो ये तो सॉलिड पृथ्वी है ना, तो ऐसा लाइन ऑफ साइट ऐसा छेदते हुए तुम नहीं देख सकोगे सन को, ठीक है। रिफ्रैक्शन अगर नहीं हो पाता तो तुम सन को नहीं देख पाते, ये बात ध्यान में रखो। 2 मिनट अर्ली नहीं देख पाते। जैसे एक बार जब सन यहाँ पर पहुँच गया है, यहाँ पर जब पहुँच गया तो उससे द्वारा डायरेक्ट सनराइज से डायरेक्ट जो लाइट रेज निकलेगी वो फिर तुमको विजिबल हो जाएगी, क्लियर है। बट दिस लाइन ऑफ साइट इज़ नॉट पॉसिबल। ये देखो, जैसे ये अगर अर्थ है तो इसमें सन अगर यहाँ पर है तो ये वाली लाइन ऑफ साइट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है क्या, ये ध्यान में रखना, क्लियर है बात। ये ध्यान में रखोगे तुम, ये ऐसा छेदते हुए नहीं, ये यहाँ तक पॉसिबल रहेगा, ये वाली चीज़ पॉसिबल रहेगी, क्लियर है क्या। ये वाली चीज़ पॉसिबल रहेगी तुम्हारे लिए, ठीक है क्या, ये वाली चीज़ पॉसिबल रहेगी, ठीक है। यहाँ पर अगर सन अगर है तो अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है तो ही लाइट रेज तुम तक पहुँच पाएगी, ठीक है क्या, ध्यान रखना। यहाँ पर जब एक बार तुम आ गए हो, सन जब यहाँ पर आ गया तब तो लाइट रेज डायरेक्टली जा ही सकती है, ठीक है। यहाँ पर जब सन है तब तो डायरेक्टली ऐसे आ ही सकती है, तब तो कोई लफड़ा है ही नहीं, ठीक है क्या। तो ये 2 मिनट की ये जो दूरी है, ये 2 मिनट जब सन ट्रैवल कर लेता तब एक्चुअल में लाइट रेज अगर सिर्फ और सिर्फ सीधी अगर ट्रैवल कर रही रहती, लाइट रेज यहाँ पर सीधी ट्रैवल नहीं कर रही है, ये बात ध्यान में रखो। तो लाइट रेज, इफ़ द लाइट रेज path would have been straight only, then you would not have been able to see the sunrise early by 2 minutes। यहाँ पर देखो लाइट रेज टर्न हुई ना, यहाँ देखो जो लाइट रेज की जो डायरेक्शन आई है वो कैसे आई, ये देखो ये ऐसा टर्न हो के आई है। तो ये जो टर्निंग हुई है लाइट रेज की, ये सिर्फ और सिर्फ रिफ्रैक्शन की वजह से हो रही है, और इस रिफ्रैक्शन की वजह से ही तुम अपना सनराइज जो है वो 2 मिनट अर्ली देख पा रहे हो। अगर लाइट रेज अगर सिर्फ और सिर्फ सीधा अगर ट्रैवल करती तो तुम तक लाइट रेज फिर कभी नहीं पहुंचती, समझिए, तुम तक फिर लाइट रेज नहीं पहुंचती, क्लियर है क्या। तो उसके लिए तुमको ये फिर 2 मिनट वाला जो वेट है, जब सन यहाँ पर जब तक नहीं आ जाता तब तक तुमको उसको वेट करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, अब इसका देखो सनसेट के टाइम पे कैसा चलेगा। ये देखो, ये अपना सन है, यहाँ पर ये होराइजन रहा, ये अपना होराइजन है, क्लियर है की बात। लेट्स से जब सन यहाँ पर है तब उसकी लाइट रेज तुम तक पहुँच रही है, जब सन यहाँ पर है तब भी उसकी लाइट रेज तुम तक पहुँच रही है। बट बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जब सन यहाँ भी है तब भी उसकी लाइट रेज तुम तक पहुँच रही है ड्यू टू टर्निंग, समझ गए। टर्न होने की वजह से लाइट रेज ये जब सन सेट कर भी चुका है ना तो भी से पहुँचे जा रही है। तो ये 2 मिनट जब सन यहाँ नीचे इतना 2 मिनट में ये जो दूरी सन ने ट्रैवल की, ठीक है क्या, इस दौरान भी लाइट रेज पहुँचे जा रही है। लेकिन अगर मान लेते हैं सन से जो लाइट रेज आ रही है, क्योंकि अगर पाथ अगर सिर्फ वैसे स्ट्रेट होती तो वो लाइट रेज कभी भी तुम तक नहीं पहुंच पाती, ठीक है। स्ट्रेट अगर होती तो ये ऐसा निकल जाती, फिर वो तुम तक नहीं पहुंचती, क्लियर है क्या। लेकिन ड्यू टू रिफ्रैक्शन, ड्यू टू बेंडिंग ऑफ लाइट रेज बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है क्या, यू आर एबल टू सी द सन इवन आफ्टर इट हैज़ सेट, ठीक है क्या, ये बात ध्यान में रखना। तो हमको 2 मिनट सूरज अर्ली दिखाई देता है, 2 मिनट्स अर्ली, ठीक है, और 2 मिनट सन के डूब जाने के बाद भी, आफ्टर द सन हैज सेट, 2 मिनट सूरज के डूब जाने के बाद भी सन तुमको दिखाई पड़ते रहता है बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। इस चीज़ की आंसर मार्किंग कर लेते हैं क्विकली। यहाँ देखो, ये हो गया तुम्हारा व्हेन द सन इज स्लाइटली बिलो, ये अर्ली सनराइज का ये गिव रीज़न है, ये फटाफट पूरा मार्क करो यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा, ठीक है। अर्ली सनराइज का ये रीज़न हो गया, अर्ली सनराइज का ये रीज़न हो गया।
ठीक है। और डिलेड सनसेट का ये रीज़न हो गया, ठीक है, ये डिलेड सनसेट का रीज़न हो गया। डिलेड सनसेट इसका मतलब, अब तुम सनसेट किसको बोलोगे? अभी यहाँ पर जब होराइजन पर जब सन है तब भी उसकी रेस तुमको दिखाई दे रही है, तो तुम ये कहोगे कि सनसेट तो अभी भी नहीं हुआ, जबकि हो चुकना चाहिए था। अब जब सन यहाँ पर है और जब उसकी रेस तुम तक पहुँच रही है, तो तुम ये कहोगे कि अभी भी सूरज नहीं डूबा है। तो ये 2 मिनट एक्स्ट्रा के तुमको और मिल गए, ठीक है, सूर्यास्त देखने के लिए, ठीक है। एक बात, जब सन यहाँ पर आ गया और जब ये इसका कर्वेचर जब सफिशिएंट नहीं है ये तुम तक लाइट रेस पहुँचाने के लिए, तब तुम ये कहोगे कि भाई अब सन कैसा डूब गया है। तो लिमिट यहाँ आ गई है, लिमिट यहाँ पर पुश हो गई, क्लियर है क्या? और इसकी जो सनराइज़ की वाली जो लिमिट है वो तुम्हारी थोड़ी सी नीचे पुश हो गई, अर्ली पुश हो गई है, और इधर पे डिले हो गया है, इधर पे डिले हो गया। तो इधर एक अर्ली एक्सेस मिल गया तुमको, अर्ली एक्सेस, और इधर डिलेड डिपार्चर, समझे क्या? डिलेड डिपार्चर ऑफ सन, क्लियर है क्या? ये बात ध्यान में रखो, ठीक है। मतलब पार्टी के लिए जल्दी आना और लेट जाना, समझ गए क्या? ध्यान रखो। तो वो जो डिलेड डिपार्चर का जो रीज़न है वो यहाँ से यहाँ तक मार्क कर लोगे, क्लियर है बातें? इसके साथ ही तुम्हारी पूरी आंसर मार्किंग खत्म हो जाती है, ठीक है क्या? एक पोर्शन बस जो न्यूमेरिकल्स वाला बच गया है, वो एक पोर्शन उसको मैं अगले 5 मिनट में तुम्हें करवा देता हूँ, ठीक है क्या? तो सबसे पहले ये डायग्राम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पूरा का पूरा डायग्राम ऐसे ही हूबहू ये वाला उतार लेना, MCQs अटेम्प्ट कर लेना एस चांद के जितने भी हो और एक बार उसके थ्योरी वाले सवालों पर नज़र डालकर देख लेना एस चांद, ठीक है। पर इसकी आंसर मार्किंग पूरी हो चुकी है। अच्छा, अब एक सेक्शन जो आखिरी का एक बच जाता है थोड़ा सा, ये एक, तो ये, ठीक है क्या? ये वाला, ये गिफ्ट ऑफ विजन में कहीं कुछ भी नहीं है, एक छोटा सा एक गिव रीज़न ये है, एडवांटेजेस ऑफ हैविंग 2 आइज इंस्टेड ऑफ 1, ठीक है क्या? लिख लो इस सवाल को, लिख लो सवाल को, लिखो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ हैविंग 2 आइज इंस्टेड ऑफ 1, ठीक है क्या? तो उसका एडवांटेज ये लिख लेना, हैविंग 2 आइज गिव्स अस अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, और उसके बाद अगला पॉइंट में लिखना, दिस मीन्स दैट विद 2 आइज ओपन वी कैन सी मच लार्जर एरिया इन फ्रंट ऑफ अस, ठीक है, अपना फील्ड ऑफ व्यू बढ़ जाता है। अच्छा, उसके बाद अगला गिव रीज़न लिखना, वाई डू सम एनिमल्स हैव आइज लोकेटेड ऑन, ठीक है क्या, लोकेटेड ऑन साइड्स, ठीक है क्या? उसमें अच्छा, उसका एक रीज़न और भी ये भी लिख लेना, हैविंग 2 आइज इनेबल्स अस टू जज डिस्टेंसेस मोर एक्यूरेटली, ठीक है, ये एक और एक रीज़न लिख लेना। तो हैविंग 2 आइज, उसका 2 रीज़न हो गया, 2 आँखों की वजह से एक तो फील्ड ऑफ व्यू तुम्हारा बढ़ जाता है, और दूसरा डिस्टेंसेस को तुम अप्रोप्रिएटली जज कर पाते हो, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद जो तुम्हारे पास कुछ एनिमल्स हैं जिसमें तुमको ये लिखा रहता है कि भाई जो प्रे वाले एनिमल्स हैं उनकी आंखें साइड पे लोकेटेड रहती है, और जो तुम्हारे प्रीडेटर्स हैं उनकी आंखें सामने की तरफ रहती हैं, क्लियर है के बाद? उसका रीज़न क्या है करके, ठीक है क्या? तो यहाँ देखो जो प्रे है वो बेसिकली ऐसा करके अपना फील्ड ऑफ व्यू एक्चुअल में बढ़ा लेता है, ठीक है, और जो प्रीडेटर है उसको बेसिकली, ठीक है, जब प्रीडेटर की सामने क्यों रहती है भाई? क्योंकि उसको अपना प्रे की जो डिस्टेंस है वो एक्यूरेटली जज करने में उसको मदद मिलती है, ठीक है क्या? वो एकदम सीधा देखेगा, ठीक है कि बात? और इसको कैसा है, इसको ज़्यादा देखना है, इसको बचने के लिए ज़्यादा देखना है, और इसको शिकार करने के लिए बिल्कुल सीधा देखना है, अनइंटरप्टेड, ठीक है क्या? डिस्टेंस जज करने के लिए उसको सीधा देखना है, एकदम बराबर है, समझेगा? तो उसका रीज़न यहाँ पर मार्क कर लेना, द एनिमल्स ऑफ प्रे, ठीक है, हैव 2 आइज ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ देयर हेड सो दैट दे कैन सी देयर एनिमीज प्रीडेटर्स इन अ वेरी लार्ज एरिया अराउंड देम एंड ट्राई टू एस्केप फ्रॉम देम। ये यहाँ से यहाँ तक ये वाला रीज़न मार्क कर लेना। और यहाँ प्रीडेटर्स के केस में predators have their eyes in front of the head so that they can judge distance of their prey accurately and catch them easily। ये इसका रीज़न हो गया, क्लियर है के बाद? जो डिस्टेंस एक्यूरेट जजमेंट वाला जो विजन है हम लोगों का, ह्यूमंस का, प्रीडेटर्स का, उसको स्टीरियोस्कोपिक विजन भी कहा जाता है, ठीक है? ये बस एक जनरल टर्म है जो तुम्हें पता रहनी चाहिए, ठीक है? अच्छा, तो यहाँ पर ये सारी आंसर मार्किंग वगैरह पूरी ख़त्म हो जाती है, ठीक है? अब इसमें जो एक न्यूमेरिकल जो तुम लोगों का बच रहा है, ठीक है क्या, उसका एक्चुअल में मैं वीडियो अलग से बनाकर पुटअप कर दूंगा, ठीक है क्या? उसका वीडियो इसमें नहीं एंटर कर रहा हूँ, तो वो चीज़ फेसबुक में अभी तुम्हारे पास आ जाएगी, ठीक है? 12-1 बजे से पहले आ जाएगी, 10-15 मिनट का वो वीडियो रहेगा, उसको देख लेना एक बार, ठीक है? उस वीडियो में ये रहेगा कि हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया पर जो न्यूमेरिकल रहेंगे
वो वाला तुमको सॉल्व करने के लिए आ सकता है, शायद चांस कम है वैसे, लेकिन आ सकता है। तो मैं तुमको सिखा दूँगा, 10 या 15 मिनट का वो वीडियो रहेगा, उसको फेसबुक पे देख लेना जैसे तुम्हें जब नेट एक्सेस करने की सुविधा हो। ठीक है क्या? ठीक है, खैर अभी ओवर करते हैं इसको, सारी आंसर मार्किंग डन है। ठीक है, अच्छा एक छोटा सा एक काम ये, प्रेस बायोपिया और कैटरैक्ट, इसका आंसर मार्किंग कर लो। ठीक है, व्हाट इज़ प्रेस बायोपिया? तो प्रेस बायोपिया हाइपरमेट्रोपिया है, बस प्रेस बायोपिया वो हाइपरमेट्रोपिया है जो ओल्ड एज की वजह से होता है। ठीक है, तो हाइपरमेट्रोपिया ड्यू टू ओल्ड एज वो प्रेस बायोपिया है। ठीक है, तो यहाँ देखो उसका डेफिनेशन लिख लेना, ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, सेम वही हाइपरमेट्रोपिया की जो डेफिनेशन है वही सेम इधर भी है, वही तुम लगा सकते हो, बट ओल्ड एज वाला जो टर्म है वो इस्तेमाल करना मत भूलना, और जो उसका करेक्शन है वो यहाँ से यहाँ तक लगाना। ये ऐसा, ये हो गया प्रेस बायोपिया। कैटरैक्ट एक्चुअल में मोतियाबिंद को कहते हैं, उसकी जो डेफिनेशन है वो मार्क कर लो, द मेडिकल कंडीशन इन विच लेंस ऑफ द आई। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक, ब्लड विजन ऐसे दूधिया दिखने लगता है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये कैटरैक्ट हो गया तुम्हारे पास। और उसमें भाई सर्जरी, उसमें जो उसका करेक्शन है वो कैसा सर्जरी के थ्रू होता है। ठीक है, उसमें तुम ये चाहो तो पढ़ सकते हो कि भाई ओपेक लेंस इज रिमूव फ्रॉम द आई ऑफ द पर्सन बाय सर्जिकल ऑपरेशन एंड अ न्यू ऑप्टिकल लेंस इज इंसर्टेड इन इट्स प्लेस। तो ये सर्जरी के थ्रू ये ठीक होता है। ठीक है, तो कैटरैक्ट की डेफिनेशन ये, व्हाट डू यू मीन बाय कैटरैक्ट, और उसका करेक्शन ये तुम्हें पता रहना चाहिए। व्हाट इज़ प्रेस बायोपिया और उसका करेक्शन ये तुम्हें पता रहना चाहिए। ठीक है, तो न्यूमेरिकल भी जो है वो भी देख ही डालो, समझे क्या? 2 सैम्पल प्रॉब्लम्स हैं तुम्हारे पास, एक हाइपरमेट्रोपिया का और एक मायोपिया का। ठीक है क्या? तो उसको भी देख ही लो एक बार। ठीक है क्या, फटाफट। तो यहाँ देखो तुमको दे रखा है फार पॉइंट ऑफ मायोपिक पर्सन। मायोपिक पर्सन इसका मतलब शॉर्ट साइटेड है, मायोपिया एक छोटा वर्ड है, इसका मतलब शॉर्ट साइटेड। शॉर्ट साइटेड का मतलब उसको पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता है। पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता है, इसका मतलब जो दूर का जो इन्फिनिटी उसका फार पॉइंट होना चाहिए वो इन्फिनिटी ना होकर, देखो कितना दे रखा है तुमको, 80 सेंटीमीटर दे रखा है। तो इसका करेक्शन तुम कैसे करोगे? व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट द डिफेक्ट, ये आ सकता है ये सब। ठीक है, इसका देखो नेचर करेक्शन इसका तुम कैसे कर लेना। अच्छा यहाँ पर कर लेते हैं उसको, कहाँ गया वो? तो यहाँ देखें तुम, यहाँ देखो उसका करेक्शन कैसे करोगे। लेट्स से मायोपिया हो रखा, मायोपिया हो रखा, ये ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मायोपिया अगर हो रखा इसका मतलब तुम शॉर्ट साइटेड हो, शॉर्ट साइटेड हो, इसका मतलब डिफेक्टिव क्या है? पास का तो दिख रहा है, तो डिफेक्टिव नियर पॉइंट तो होगा नहीं, तो क्या डिफेक्टिव है तुम्हारे पास? डिफेक्टिव फार पॉइंट है, ये ध्यान में रखना, डिफेक्टिव फार पॉइंट है। ठीक है, इसका मतलब जो फार पॉइंट इन्फिनिटी होना चाहिए था वो इन्फिनिटी से कुछ कम है, समझ आएगी ऐसा। अच्छा, तो उसको करेक्ट करने के लिए अपने को कौन सा लेंस की ज़रूरत पड़ेगी? दूर का अगर नहीं दिख रहा है अपने को, इसका मतलब अपने को कम पावर चाहिए, पर अपने पास एक्सेस पावर की अपने को दिक्कत है। तो अगर अपने को पावर अगर कम करनी है तो अपने को ये वाला लेंस की ज़रूरत पड़ेगी, कनकेव लेंस की ज़रूरत पड़ेगी, जिसका पावर नेगेटिव होता है। क्लियर है कि बात? अच्छा, नेगेटिव पावर की अपने को ज़रूरत पड़ेगी। क्लियर है कि बात? डिफेक्टिव फार पॉइंट है, इसका मतलब एक्सेस पावर अपने पास है, अपने को पावर घटाने की ज़रूरत है। ठीक है, अपने पास एक्सेस पावर है। ठीक है, तो इस लेंस की अपने को ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, कनकेव लेंस। अब कनकेव लेंस बेसिकली करेगा क्या? मान लेते हैं डिफेक्टिव फार पॉइंट है तुम्हारे पास, लेट्स से ये तुम्हारी ह्यूमन आई है, एक कन्वेक्स लेंस तुम्हारी ह्यूमन आई है, ये लेट्स से तुम्हारे पास एक ह्यूमन आई है, ये मान लेते हैं तुमने एक करेक्टिव कनकेव लेंस लगा दी। कनकेव लेंस बेसिकली क्या करेंगे? जो तुम्हारे पास इन्फिनिटी पर जो तुमने इमेज रखी, ऑब्जेक्ट रखा है इन्फिनिटी पर, लेट्स से अगर इन्फिनिटी से अगर कोई रेज आ रही है तो उसकी वो इमेज कहाँ पर बना दे? डिफेक्टिव फार पॉइंट पर बना दे, ऐसा समझ आएगी? तो ये वाली जो दूरी है मैंने दिखाने के लिए तुम्हें थोड़ा दूर दूर बना कर रखा है, बट ये दूरी नेग्लिजिबल है, बस ध्यान में रखना। ठीक है, तुम ऐसा मान के चलोगे कि एकदम आई लेंस से चिपका कर तुमने कनकेव लेंस अपने लगाया हुआ है। तो ये वाली दूरी कितनी दे रखी है तुमको? 80 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, ये बात, इसका जो फोकल लेंथ है वो बेसिकली मेरे को निकालना है, समझिएगा? तो जो कनकेव लेंस जो मैं इस्तेमाल करूँगा वो कैसा रहना चाहिए भाई? यू बराबर उसमें अगर इन्फिनिटी अगर मैं लूँ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर इन्फिनिटी लूँ, तो उससे जो इमेज आनी चाहिए मेरे पास वो कहाँ पर बननी चाहिए? -80 पर बननी चाहिए। क्लियर है ये बात? ये ऐसा आना चाहिए। तो उसमें मिरर फार्मूला अगर तुम लगाओगे 1/f = 1/u + 1/v, तो कैसा हो जाएगा बोलो? 1/f, उससे कितना आ जाएगा? 1/u इन्फिनिटी + 1/v, इतना हो जाता है। तो उससे f कितना आ गया तुम्हारे पास? -80 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर है क्या?
तो जो फोकल लेंथ जो तुम्हें चाहिए कनकेव लेंस का वो कितना होना चाहिए, -80 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये बात ध्यान में रखना। अब पावर कितना लगेगा तुमको, देखो मीटर इन्वर्स में अपने को लिखना पड़ेगा, तो पावर कितना हो जाएगा 1/f, दैट बिकम्स 1/80 माइनस में सेंटीमीटर, ये चीज़ कितनी हो जाएगी 1/80 सेंटीमीटर इन्वर्स। अब इस चीज़ को तुम कैसे लिख सकते हो, सेंटीमीटर की जगह 1/100 लिखो, तो ये कितना हो जाएगा 100/80, ठीक है, माइनस, और ये चीज़ हो जाएगी मीटर इन्वर्स। इसको तुम कितना लिख सकते हो, बोलो 0.8, ठीक है, मीटर इन्वर्स। अब 0.8 मीटर इन्वर्स कितना हो जाता है, -0.8 डायोप्टर, ऐसा, ठीक है बात, ये हो जाता है तुम्हारे पास। तो रिक्वायर्ड पावर ऑफ लेंस इज -0.8 डायोप्टर, ठीक है, ठीक है। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स कनकेव लेंस इज रिक्वायर्ड, ठीक है बात। 10 मिनट, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल जिस तरीके से किया गया है वो एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना, एस्चान में भी है तुम्हारे, ठीक है क्या। आंसर एक बार हम लोग टैली कर लेते हैं। अच्छा 10/8 मैंने थोड़ा पॉइंटेड लिख दिया उसको, ठीक है क्या, वो कितना होगा 5/4 होगा ना, तो 1.25 होगा, इसको थोड़ा करेक्शन कर लेना, हड़बड़ी में हो गया ये काम थोड़ा, ठीक है। ये -1.25 होगा, यानी -1.25 डायोप्टर होगा, यानी इधर -1. इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं, -1.25 डायोप्टर होगा, क्लियर है बात। तो ध्यान रखना जब भी तुम्हारे सामने ये वाले न्यूमेरिकल आए हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया वाले, उसमें ये बात ध्यान में रखना, अगर जो अप्रोप्रिएट लेंस का अगर इस्तेमाल हुआ है, अगर अप्रोप्रिएट लेंस का अगर इस्तेमाल हो गया है, तो उसमें अपने को फार पॉइंट वाला जो ऑब्जेक्ट, जो अपने को आइडियल फार पॉइंट पे जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसकी भी इमेज एक्चुअल में दिखनी चाहिए, समझे क्या। जैसे अभी ह्यूमन आई को कैसा लगेगा, ये तुम्हारी ह्यूमन आई है, उसको कैसा प्रतीत होगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है, यहाँ पर रखा हुआ है, यहाँ से लाइट रेज आती हुई दिखेगी ना उसको, तो वो इमेज फिर करेक्टली कैसा, फिर तुम्हारा रेटिना पर बना देगा, समझे, ये तुम्हारा रेटिना हो गया, क्लियर है बात। अच्छा, तो ये वाला काम जो ये जो इंसिडेंट लाइट रेज आ रही थी ना इन्फिनिटी से, उसको थोड़ा सा मोड़ा गया है, समझे क्या। जो मोड़ने वाला काम किया है वो कनकेव लेंस ने किया है, ठीक है, ये तुम्हारा जो कनकेव लेंस है उसने किया है, ठीक है बात, उसने किया है, क्लियर है चीज़। तो ये वाला फंडा चल रहा है अपना, ठीक है बात। अच्छा, अब उसके बाद जो दूसरा न्यूमेरिकल है उसमें देखो, लेट्स से बुक का ही न्यूमेरिकल यूज़ कर लेते हैं, मान लेते हैं डिफेक्टिव नियर पॉइंट तुमको कितना दे रखा है, 1 मीटर दे रखा है। व्हाट इज़ द नेचर एंड पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ देखो डिफेक्टिव नियर पॉइंट एक्चुअल में कितना दे रखा है, अभी अगर तुमको ये बोला जाए डिफेक्टिव नियर पॉइंट है, ठीक है, इसका मतलब आई कैसी है तुम्हारे पास, हाइपरमेट्रोपिक, हाइपरमेट्रोपिया अगर है, इसका मतलब क्या बोलोगे तुम, डिफेक्टिव नियर पॉइंट है भाई। यहाँ देखो हाइपरमेट्रोपिया, इसका मतलब क्या हो गया, तुम लॉन्ग साइटेड हो, बड़ा वर्ड है, तुम लॉन्ग साइटेड हो, लॉन्ग साइटेड हो, इसका मतलब दूर का दिख रहा है, पास का नहीं दिख रहा है, इसका मतलब पास का नहीं दिख रहा है, इसका मतलब डिफेक्टिव नियर पॉइंट है। पास का देखने में हमें ज़्यादा पावर की रिक्वायरमेंट है, पर अपना वो डिफेक्ट है। अगर ज़्यादा पावर की रिक्वायरमेंट है और वो अपना डिफेक्ट है, इसका मतलब अपने को ज़्यादा पावर चाहिए, ठीक है, लेस पावर अपना डिफेक्ट है, ठीक है, यानी अपने को ज़्यादा पावर चाहिए, ज़्यादा पावर चाहिए, इसका मतलब अपनी जो आई लेंस है उसका नेचर ऐसा है, इसकी पावर अपने को बढ़ानी है, इसका मतलब जो दूसरा लेंस हम लोग इस्तेमाल करेंगे वो ये इस्तेमाल करेंगे, तो करेक्टिव लेंस जो इस्तेमाल होगा वो कन्वेक्स लेंस होगा, ये बात ध्यान में रखो, वो कन्वेक्स लेंस होगा, ठीक है ये बात है। तो इसका जो करेक्शन है वो कैसे करना पड़ेगा, देखो ये तुम्हारा ह्यूमन आई रही, एक कन्वेक्स लेंस, ये तुम्हारी ह्यूमन आई रही, और उसके बाजू में तुमने करेक्टिव लेंस लगा के रखा है। ये वाली दूरी मैंने बस पर्पस के लिए, पढ़ाने भर के पर्पस के लिए अलग अलग थोड़ी सी दूरियाँ दिखाई है, जबकि तुम ऐसा एज्यूम करोगे जो कन्वेक्स लेंस है वो ह्यूमन आई से पूरा पूरा चिपका हुआ है, ठीक है। अब लेट्स से हेल्दी नियर पॉइंट पर तुमने अपना ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है, 25 सेंटीमीटर पर तुमने अगर अपना ऑब्जेक्ट रखा है, तो उससे जो लाइट रेज आएंगी उसकी इमेज कन्वेक्स लेंस को कहाँ पर बनानी चाहिए कायदे से, डिफेक्टिव जो तुमको नियर पॉइंट दे रखा है, डिफेक्टिव नियर पॉइंट अपने को कितना दे रखा है, देखो डिफेक्टिव नियर पॉइंट अपने को कितना दे रखा है, 1 मीटर, समझिएगा, 100 सेंटीमीटर अपने को दे रखा है। तो अगर 100 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर ऑब्जेक्ट की इमेज अगर बनेगी तो लाइट रेस कैसी लगेगी, ये वाली ह्यूमन आई को लाइट रेस कैसी दिखेगी कि रेस कहाँ से आ रही है, 100 सेंटीमीटर से आ रही है, ठीक है, 100 सेंटीमीटर की दूरी से आ रही है, और 100 सेंटीमीटर की दूरी से जब लाइट रेज आती है तब ह्यूमन आई करेक्ट इमेज अपनी रेटिना पर बना लेती है, ठीक है। तो ये वाला फंडा है तुम्हारा, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जब 25 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो इमेज डिस्टेंस कितनी आ रही है तुम्हारे पास, इतनी, तो अब तुमको फोकल लेंथ निकालना है, क्या बोल रहा हूँ, क्लियर है। तो 1/f = 1/u + 1/v,
तो इसमें कितना हो जाएगा बोलो, -1/25 प्लस ये ऐसा -100, समझ गए। तो ये वाली चीज़ कितनी आ जाएगी देखो तुम्हारे पास -100, ये हो गया -5, तो इससे f की वैल्यू आती है तुम्हारे पास -20। क्लियर है कि बात, ये आ जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है। तो फोकल लेंथ तुम्हारे पास पॉजिटिव आनी चाहिए, लेकिन u इतना रखोगे, ठीक है, v तुम्हारे पास इतना आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखने दो एक सेकंड, अरे 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 अपन ने मिरर फार्मूला लगा दिया, अरे मिरर फार्मूला लगा दिया है, ये क्या किया है, लेंस है ना ये तो, अरे 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 1/v - 1/u होगा ना, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। अपना आंसर एक्चुअली करेक्ट इसीलिए आया बिकॉज ये वाली चीज़ 0 थी ना, इसलिए अपन बच गए। 1/v - 1/u होगा, ठीक है। तो 1/v तुम्हारे पास ये आ जाता है, और अच्छा हुआ भगवान की दया से ये अपना पास इन्फिनिटी था, तो 0 के आगे अब प्लस लगाओ माइनस लगाओ, आंसर में तो कोई वेरिएशन आएगा नहीं। तो ये वाला आंसर वगैरह सब कुछ सही है, बट यहाँ पर देखो एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, मैंने मिरर फॉर्मूला का इस्तेमाल कर दिया है, ठीक है। इसको करेक्शन कर लेना, ठीक है। लेंस चल रहा है ना पूरा, कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस, ठीक है। तो एक्चुअल में इसका रीज़न ये है कि सुबह 9वीं स्टेट वालों को आज मैंने मिरर पढ़ाया है, समझे क्या। तो उनको मिरर पढ़ाने की वजह से पूरा कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर ही मेरे दिमाग में घुसा हुआ है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ कर लेना, बहुत ही छोटी सी बात है। तो 1/v इतना बैठेगा, -1 ये -25, ये वाली चीज़ कितनी हो जाएगी, -1/100 प्लस 1/25, ये कितना आ जाएगा तुम्हारे पास 100, ठीक है। -1 + 4 दैट कम्स आउट टू बी 3/100, पॉजिटिव आ रहा है, क्लियर है कि बात। तो फोकल लेंथ कितना आ जाता है तुम्हारे पास 100/3 सेंटीमीटर, क्लियर है बात। इतने फोकल लेंथ का अपने को कन्वेक्स लेंस इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्लियर है बात। अब पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड, वो चीज़ कितनी आ जाएगी बोलो, 1/f दैट बिकम्स 1/100/3, ठीक है, सेंटीमीटर। और इसको मीटर इनवर्स में अगर कन्वर्ट करोगे तो कैसे करोगे, 1/100/3, ठीक है। मीटर इनवर्स में जब इसको कन्वर्ट करोगे तो 1/100 हो जाएगा, ये हो गया मीटर, समझेंगे। तो ये चीज़ कितनी हो जाएगी बोलो, ये और ये तो गया 3 मीटर इनवर्स बराबर 3 डायोप्टर, क्लियर है बात। सिंप्लीफाई कर लेना मतलब, तो पावर ऑफ द करेक्टिव लेंस रिक्वायर्ड वुड बी 3 डायोप्टर, क्लियर है क्या। तो ये हो जाता है। अब जो तुम्हारा ये न्यूमेरिकल बना है, ठीक है, इसको पॉज करके पीछे बैकवर्ड करके वो न्यूमेरिकल अच्छे से रिवाइज कर लेना। ये चैप्टर अब पूरी तरह से कम्प्लीटली ओवर हो चुका है, कंप्लीट मतलब कंप्लीट, ठीक है, अच्छे से, ठीक है फिर।